बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, आज की क्लास में हम बात शुरू करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की तरफ या करेक्शन ऑफ एरर्स की तरफ। तो करेक्शन ऑफ एरर्स समझने के लिए हमें बात देखनी है और समझनी है कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। एरर्स को हम क्या करते हैं, अपनी समझ के लिए दो हिस्सों में हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है जी। अब एरर्स को दो हिस्सों में तोड़ा। नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ऐसे एरर्स जिनको ट्रायल बैलेंस रिवील नहीं कर रहा। ठीक है। रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ऐसे एरर्स जिनको ट्रायल बैलेंस रिवील कर रहा है। तो सवाल है, ट्रायल बैलेंस जो है वो रिवील नहीं कर रहा है, इस बात का मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस रिवील नहीं कर रहा है, इस बात का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस है, लेकिन कुछ ना कुछ एरर्स उसमें बाकी हैं। ट्रायल बैलेंस बैलेंस हुआ है क्योंकि देखें, एक ट्रांजैक्शन को आप बनाए नहीं, तो ना डेबिट हुआ ना कुछ क्रेडिट हुआ, तब भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस रहेगा। एक एंट्री बनाए आप 1000 से, बननी चाहिए वो 1000 से, बना दें आप 100 से, तो अगर आपने 100 ही डेबिट किया और आपने 100 ही क्रेडिट किया, तब भी इक्वेशन क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। मतलब अगर आप डेबिट और क्रेडिट साइड पे गलत अमाउंट डेबिट और क्रेडिट करते रहेंगे, लेकिन दोनों तरफ आप इक्वेशन को बराबर रखेंगे, तो ट्रायल बैलेंस तो बजाहिर बैलेंस होगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस जरूरी नहीं है सही अमाउंट से बैलेंस हो। तो आमतौर पे आप समझते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एरर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रायल बैलेंस बैलेंस होने के बावजूद भी उसमें एरर्स हो सकते हैं। यस और बोलिए। तो एरर्स रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, वो एरर्स जो कौन रिवील करेगा? ट्रायल बैलेंस रिवील करेगा। एरर्स रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। एरर्स रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। और दूसरा हिस्सा है एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। कुछ एरर्स वो हैं जो रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस है, और कुछ एरर्स वो हैं जो नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जवाब दीजिएगा। यहां तक बात समझ लगती है आपको? तो अब हम बारी बारी इन एरर्स को सीखने जा रहे हैं। और मैं फिर बोल दूं कि बेटा, अगर आपने कल की मेरी बात पे अमल नहीं किया ना, मैंने कहा था बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी रिवाइज कर ले, रिवाइज कर ले, रिवाइज कर ले, तो जो बच्चे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को समझे बगैर एरर समझते हैं, वो सिर्फ एरर्स का रट्टा लगाते हैं और वो ये देखते हैं कि जो एरर जिसकी उन्होंने प्रैक्टिस की है उस जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उनके अंदर नए सवाल को फेस करने का हौसला नहीं होता। तो
एरर का टॉपिक ये साबित करेगा किस किस के अंदर अकाउंटेंट जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो गया है। आपका अंदर का अकाउंटेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, या अगर करता है तो अभी इस वक्त किस लेवल पर है, ये खुल के सामने आ जाना है किसमें, एरर्स के टॉपिक के अंदर, कि आपका अकाउंटेंट का लेवल क्या है इस वक्त। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो आपके सामने ये डिस्कशन होने जा रहा है। तो अगर आप देखते हैं एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, आपके सामने मौजूद है लिखा हो। तो एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस कौन से हैं? ट्रायल बैलेंस विल स्टिल एग्री इवन दीज आर इफ देयर आर एरर्स, यानी ये वो एरर्स हैं जिनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस रहता है, एग्री रहता है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड की क्या होती है? बराबर होती है। एरर्स नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस आर, नंबर 1 क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। दूसरे नंबर पे क्या आता है बेटा? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तीसरे नंबर पे क्या आता है? एरर्स ऑफ कमीशन। चौथे नंबर पे क्या आता है? कंपनसेटिंग और ऑफसेटिंग एरर्स। ठीक है जी। उसके बाद एरर्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और उसके बाद एरर्स ऑफ रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। तो आइए बारी बारी इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कौन सा एरर, एरर नॉट रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। उसमें सबसे पहला एरर क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। स्टार्ट करें बेटा। पास्ट पेपर में थ्योरेटिकली भी एग्जाम में पूछ चुका है एरर की टाइप्स। What is error of omission? When a complete double entry is omitted from the books. ठीक है। नंबर 1, sales invoice amounting rupees 20,000 has not been entered in sales journal। ठीक है जी। 20,000 रुपए की इनवॉइस है, वो इनवॉइस सेल्स जर्नल में ही नहीं गई। जरा सोचिए, एक एंट्री सेल्स डे बुक में नहीं गई तो फिर उसके इफेक्ट आगे कहां कहां तक गए। तो इसको बोलते हैं हम स्टेज 1 का एरर। याद रखिएगा, जो स्टेज 1 का एरर है, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एरर हुआ है, वो एरर ऑटोमेटिक स्टेज 2 और स्टेज 3 पे जाएगा। व्हाट इज स्टेज 2? स्टेज 2 इज लेजर पोस्टिंग एंड स्टेज 3 इज व्हाट? ट्रायल बैलेंस। तो जो स्टेज 1 का एरर है
वो स्टेज 2 का भी एरर है और वो स्टेज 3 का भी एरर है। लेकिन अगर एरर स्टेज 2 का होगा तो हम उसको स्टेज 1 का अज्यूम नहीं कर सकते, मतलब स्टेज 1 क्लियर है, स्टेज 2 का एरर ऑटोमेटिकली स्टेज 3 का एरर है। तो गलती हो सकती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनाते हुए, तो ऑटोमेटिकली गलती हुई है लेजर पोस्टिंग बनाते हुए, हम ये अज्यूम करेंगे। ऑटोमेटिकली गलती हुई है ट्रायल बैलेंस बनाते हुए। तो मैं एरर्स को समझाते हुए 3 बातें करता हूं बेटा। स्टेज 1 का एरर मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनाते हुए गलती, जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बनाते हुए गलती है वो ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग की गलती है, जो लेजर पोस्टिंग की गलती है वो ट्रायल बैलेंस की गलती है। स्टेज 2 का एरर का मतलब क्या हुआ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो क्लियर था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो क्लियर था, लेकिन लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, लेजर पोस्टिंग करते हुए गलती हो गई। तो लेजर पोस्टिंग करते हुए गलती हो गई तो ऑटोमेटिकली स्टेज 2 का एरर जो है वो स्टेज 3 में चला गया। यस और स्टेज 1 क्लियर था, बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी में कोई गलती नहीं थी, लेजर पोस्टिंग में कोई गलती नहीं थी, लेकिन सर ट्रायल बैलेंस में उसको रखते हुए गलती हो गई। क्या कहते हैं बताइए, जवाब दीजिए। ये बताइए आप सेल्स इनवॉइस को कहां एंटर करते हैं, सेल्स डे बुक में या कैश बुक में? बोलिए, आप सेल्स इनवॉइस को कहां एंटर करते हैं, सेल्स डे बुक में? सही है। अब एक चीज समझिएगा ना मेरी बात को, जो आपको समझाने लगा हूं अच्छी तरह दिमाग में बैठाइएगा। जिनको बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी रिकॉल करना है इसी बहाने रिकॉल कर लें, वक्त है। सेल्स जर्नल, ठीक है जी। आपने गुड्स बेची ए को 1 लाख रुपए की, एंट्री बनाई सेल्स डे बुक में। आपने गुड्स बेची बी को 50,000 रुपए की, एंट्री बनाई। जवाब दें। आपने गुड्स बेची सी को 20,000 की, लेकिन उसकी एंट्री सेल्स डे बुक में आप एंटर करना भूल गए, ऑमिट कर गए। यस और तो जरा बताइए सेल्स डे बुक में 20,000 होती तो क्या होता और नहीं है तो क्या हुआ। हर चीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के हिसाब से सोचनी है मेरा बेटा, समझे बात को। अच्छा जी, अब सर होना क्या चाहिए, यहाँ 20,000 और आने चाहिए ना, क्या कहते हैं, यहाँ 20,000 और आने चाहिए ना। अगर 20,000 और आते तो यहां पर सी का नाम आता, सी का नाम आता तो एंट्री सेल्स लेजर में सी के अकाउंट में होती। अगर एंट्री कॉलम में, देखिए मैं अल्फाज बोल रहा हूं, एंट्री कॉलम में नहीं तो पार्टी के अकाउंट में नहीं, ये अल्फाज बड़े कीमती हैं। एंट्री बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के कॉलम में नहीं तो पार्टी के अकाउंट में भी नहीं। एंट्री कॉलम में नहीं तो टोटल में नहीं, टोटल में नहीं तो सेल्स के अकाउंट में भी नहीं, और अगर बन रहा है तो डीएलसीए में भी नहीं। अल्फाज पिक करने हैं आपने। अगर एंट्री इस सेल्स डे बुक के कॉलम में नहीं तो यहां पर नाम आता है पार्टी का, यानी कि वो सेल्स लेजर में भी नहीं। और अगर और अगर कॉलम में नहीं तो टोटल में भी नहीं। टोटल कहां जाता है, जर्नल लेजर में सेल्स के अकाउंट में, तो टोटल में नहीं तो यहां पर टोटल 20 से शॉर्ट है। जवाब देना बड़ा मेहरबानी। क्या कहते हैं,
तो ये मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, मतलब रेड कलर से लिखने का मतलब क्या, ये एंट्री यहां मौजूद नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है, ये एंट्री यहां मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो ये एंट्री अगर मौजूद नहीं है तो यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ बैलेंस आ रहा है 1.5 लाख रुपए। यानी अगर ये बैलेंस 1.5 लाख आ रहा है तो बेटा एंट्री बनी क्या है, ए का अकाउंट डेबिट हुआ 1 लाख से, सेल्स डे बुक में एंट्री आने की वजह से। जवाब दें, कहां डेबिट हुआ, सेल्स लेजर में डेबिट हुआ ना। ए का अकाउंट कहां पर है, सेल लेजर में। बी का अकाउंट डेबिट हुआ कहां पर, सेल्स लेजर में। इस कॉलम में एंट्री आने की वजह से। और इस कॉलम का जो टोटल है, इस कॉलम का जो टोटल है वो कहां गया, जर्नल लेजर में सेल्स के अकाउंट में 1.5 लाख से। यस और क्या कहते हैं। ये एंट्री कब बनी, इफ डीएलसीए इज नॉट मेंटेन्ड। अगर डीएलसीए मेंटेन नहीं होगा तो सेल लेजर डबल एंट्री का पार्ट होगा ना। ये सारी बातें याद है ना, भूले तो नहीं है ना। उसके बाद इफ डीएलसीए इज मेंटेन्ड, अगर डीएलसीए मेंटेन हो रहा है तो बेटा क्या हो रहा है, सुनो। अगर डीएलसीए मेंटेन हो रहा है तो एंट्री ए के अकाउंट में डेबिट हो रही है लेकिन वो सब्सिडरी है, एंट्री बी के अकाउंट में डेबिट हो रही है वो भी सब्सिडरी है। लेकिन जब डीएलसीए मेंटेन हो रहा है तो हम डबल एंट्री काउंट कब करते हैं, टोटल होने के बाद। टोटल कितने से शॉर्ट है, 20 से शॉर्ट है। तो जब एंट्री सी को होने वाली सेल इस कॉलम में नहीं, कॉलम में नहीं तो सी के अकाउंट में नहीं, कॉलम में नहीं तो टोटल में नहीं, टोटल में नहीं तो सेल अकाउंट में भी नहीं और कंट्रोल अकाउंट में भी नहीं। मतलब आपने एंट्री बनाई डीएलसीए डेबिट जर्नल लेजर में, सेल्स क्रेडिट जर्नल लेजर में, कितने से बेटा, 1.5 लाख से। ठीक है। अब ये 20,000 अगर इस अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए होते, अगर ये 20,000 इस सेल्स जर्नल के कॉलम में होते तो टोटल में होते। क्या कहते हो, अगर मैं यहां पर करेक्ट कॉलम बना लूं, करेक्ट, अगर मैं यहां पे करेक्ट कॉलम बना लूं तो लाख रुपए यहां पे एंटर हुए, 50,000 यहां पे एंटर हुए और 20,000 भी यहां एंटर हुए होते। तो जब ये सब कुछ हुआ होता तो बेटा टोटल क्या आता, टोटल आता 170। तो एंट्री बनी होती होती ए डेबिट हुआ होता 1 लाख से, बी डेबिट हुआ होता 50,000 से और सी डेबिट हुआ होता 20,000 से और सेल्स क्रेडिट हुई होती 1,70,000 से। ठीक है जी। और अगर डीएलसीए मेंटेन हुआ होता
तो डीएलसीए डेबिट हुआ होता कितने से? 170 से, जो कि टोटल यही है, और सेल्स क्रेडिट हुई होती 170 से। यानी एंट्री ये बननी चाहिए थी और एंट्री बनी ये है। तो अब क्या करें? हम बोलेंगे जनाब एरर, ये एंट्री बनी है, ये एंट्री बननी चाहिए थी। तो अब क्या करें? दोनों का डिफरेंस तलाश करें। आपको ये एंट्री नहीं बनानी पूरी की पूरी, आपको मैच करना है कि आपने एंट्री बनाई क्या है और एंट्री बननी की चाहिए थी। जो डिफरेंस हो फिर आप उससे एंट्री बनाते हैं। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? जवाब दो। आप कहते हैं ए 1 लाख से डेबिट होना चाहिए था, आपने कहा ए 1 लाख से डेबिट हो गया। आपने कहा बी 50,000 से डेबिट होना चाहिए था, आपने कहा बी 50,000 से डेबिट हो गया। आपने कहा सी 20,000 से डेबिट होना चाहिए था, सी 20,000 से डेबिट नहीं हुआ। और आपने कहा सेल्स 170 से क्रेडिट होनी चाहिए थी, सेल कितने से क्रेडिट हुई? 150। इसका मतलब सेल लेजर में 20,000 कम है और सेल के अकाउंट में भी 20,000 कम है। तो अब क्या करें? रेक्टिफिकेशन पास कर दें, यस और नो? परफॉर्म द रेक्टिफिकेशन। नाउ व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? जो इन दो एंट्रीज का डिफरेंस होगा। नाउ परफॉर्म द रेक्टिफिकेशन। क्या कर दें भाई? सी डेबिट कर दें सेल्स लेजर में 20,000 से और सेल्स क्रेडिट कर दें कितने से? 20,000 से। ठीक है ना? और अगर अगर आपने टोटल सही किया होता, मतलब अगर इस कॉलम में 20,000 रुपए लिखे गए होते तो यहाँ पर टोटल 150 नहीं 170 होता। तो डीएल से डेबिट हुआ होता 170 से, क्रेडिट हुआ होता सेल्स 170 से। लेकिन गलती ये हुई कि टोटल 150 आ रहा है, डीएल से डेबिट हुआ है 150 से, सेल्स क्रेडिट हुई 150 से, मतलब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड भी 20 से शॉर्ट है और क्रेडिट साइड भी 20 से शॉर्ट है। क्या करें? एडजस्टमेंट कर दें या रेक्टिफिकेशन परफॉर्म कर दें अगर आप डीएलसीए मेंटेन कर रहे हैं। तो बोलेंगे डीएलसीए डेबिट जर्नल लेजर सेल्स क्रेडिट कितने से? 20,000 से। ठीक है बेटा जी। हमेशा रेक्टिफिकेशन क्या होगा? क्या एंट्री बननी चाहिए थी और क्या एंट्री बनी, इनका जो डिफरेंस होगा ये रेक्टिफिकेशन कहलाएगा। और हमारा आंसर ये है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये सारी हमारी कहलाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या कहलाती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। तो क्या होना चाहिए था और क्या हुआ का जो डिफरेंस है वही हमारी रेक्टिफिकेशन है। सही है बेटा? बात समझ में आती है? मतलब जो डिफरेंस 20,000 से एंट्री बनाते हैं, जो जो सेल्स वॉमिट हो गई है उसको एंटर करते हैं, डेबिट करते हैं, सेल्स क्रेडिट करते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि क्या कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन ना हो रहा हो तो ये वाली एंट्री पास करें जो मैंने बनाई है, सेल लेजर में डेटर अकाउंट डेबिट करें, सेल्स क्रेडिट करें। क्योंकि अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो फिर सेल लेजर के अकाउंट जो है डबल एंट्री का पार्ट है। और अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा हो तो फिर ये वाली एंट्री पास करें। तो मतलब रिजल्ट दोनों के सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मालूम हो कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये कैसे मालूम होगा? बड़ा सिंपल वे इसका। जब भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं एरर्स के तो हमारी जनरल अजम्पशन ये होती है कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद बोल दे कि कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, या क्वेश्चन में आपको कंट्रोल अकाउंट का कोई एरर दिखाई दे तो समझ जाइएगा मतलब कंट्रोल अकाउंट एरर जब भी हुआ है ना कंट्रोल अकाउंट में, जब जब कंट्रोल अकाउंट बनाया जा रहा है तो या तो क्वेश्चन बोले कंट्रोल अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, या क्वेश्चन आपको कंट्रोल अकाउंट के एरर्स दे दे तो ऑटोमेटिकली आपकी अजम्पशन बन जाएगी कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन्ड।
अदरवाइज एरर को रेक्टिफाई करते वक्त आप ये अजम्पशन लेंगे कंट्रोल अकाउंट इज नॉट मेंटेन। सही है बेटा? क्या ये बात सबको समझ में आती है? रिस्पॉन्स कीजिए। चलें, तो एरर फॉर्मेशन क्या है? एक कंप्लीट एंट्री जो है वो क्या हो गई, ओमिट हो गई है। मतलब इसकी बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। परचेज इनवॉइस हैज नॉट बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक, ठीक है जी। सेल्स रिटर्न हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द सेल रिटर्न डे बुक, purchase return has not been entered in the purchase return book, cash received from a debtor has not been entered in the cash book। एक डेटर से कैश मिला है, वो कैश बुक में एंटर ही नहीं किया आपने। जब एंट्री कैश बुक में नहीं है तो डेटर के अकाउंट में नहीं है। जब एंट्री कैश बुक में नहीं है तो टोटल में नहीं है, टोटल में नहीं तो कंट्रोल अकाउंट में नहीं है। यस और नो बताइए, सोचिए। अगर आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रिवाइज करके आए हैं तो ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, कॉलम टोटल, टोटल कॉलम, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लगनी चाहिए। जब भी मैंने कहा रिवाइज करके आइएगा। जो एंट्री कॉलम में नहीं वो स्टेज 2 में, सेल्स लेजर या परचेज लेजर में नहीं। कॉलम में नहीं, वो टोटल में नहीं, टोटल में नहीं तो जहां जहां टोटल जा रहा है वहां भी नहीं। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। डिस्काउंट अलाउड जो है वो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, जो डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है। तो जब डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में नहीं तो पार्टी के अकाउंट में नहीं, सेल लेजर में नहीं। डिस्काउंट अलाउड अगर डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में नहीं तो टोटल में नहीं, टोटल में नहीं तो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में नहीं, और अगर बन रहा है तो कंट्रोल अकाउंट में भी नहीं, क्योंकि टोटल ही जाता है ना। डीएल डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डीएलसी क्रेडिट होता है। मैंने कहा ना, अगर आप रिवाइज करके आ गए हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी तो बेड़ा पार है। एक एक एरर समझ में आएगा आपको। तो बेटा ये आपको मैंने वर्बली बहुत सारी एग्जांपल्स दी किसकी, एरर फॉर्मेशन की। एक डिटेल एग्जांपल दी किसकी, इसी एरर फॉर्मेशन। आगे बात करूं, जवाब दीजिए। चलिए, अच्छा जनाब, आगे बात करते हैं मजीद। नंबर 2 एरर। एरर नंबर 2 क्या है? एरर नंबर 2 आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये वो एरर है जिसमें बंदे की बुनियादें हिली होती हैं अकाउंटिंग की। उसको समझ नहीं लगती कि क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी है, क्या रेवेन्यू और क्या एक्सपेंस है, क्या इक्विटी है, उसको समझ नहीं लगती। समझे बात या नहीं? ठीक है जी। When an entry is recorded in wrong head of account, जब एक एंट्री को रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाए, when an entry is recorded in wrong head of account,
जब एक एंट्री को रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाए तो फिर क्या इफेक्ट्स होंगे? When an entry is recorded in wrong head of accounts, क्या कहते हैं? जब एक एंट्री को गलत हेड ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाए, सही है? यानी एक चीज बननी थी एसेट, आपने बना दिया एक्सपेंस। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। एक चीज बननी थी एक्सपेंस, आपने बना दिया उसको ड्राइंग्स। एक चीज बनी थी ड्राइंग्स, आपने बना दिया, ड्राइंग क्या इक्विटी है ना? ड्राइंग कॉन्ट्रा इक्विटी है, कॉन्ट्रा कैपिटल है। तो इक्विटी में और क्या कहते हैं एक्सपेंस होने फर्क है। मतलब आप हेड्स ऑफ अकाउंट की गलती कर रहे हैं। आप एसेट को एक्सपेंस, एक्सपेंस को एसेट बना रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात या नहीं? जवाब दीजिए। चलें, एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। हाँ जी, हाँ, जब बुनियादें कमजोर थी ना, ऐसा ही था। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या आ रही है हमारे सामने? रेंट पेड फॉर पर्सनल रेजिडेंस ऑफ ऑनर रुपीज 50,000 was recorded as expense। ठीक है, क्या होना चाहिए बताइए? ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। क्या सोचें? सबसे पहले सोचें करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री सोचिए सब लोग। लेकिन साथ साथ बुक्स ऑफ देखें बेटा, साथ साथ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का सोचिए। क्या पेमेंट हुई है? क्या पेमेंट हुई है? मैं बुक्स ऑफ एंट्री बस, क्या पेमेंट देखें, डबल एंट्री तो बनेगी। क्या पेमेंट हुई है? यस, पेमेंट हुई है। पेमेंट कहां से हुई है? बिजनेस के रिसोर्सेज से हुई है। तो अगर बिजनेस से पेमेंट की है, बिजनेस की पेमेंट आप कहां रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। तो सर कैश बुक में 50,000 क्रेडिट हुआ है। कैश बुक में 50,000 क्रेडिट हुआ है, यस और नो? लेकिन जब कैश बुक में 50,000 क्रेडिट हुआ है तो सामने रेफरेंस आना चाहिए था ड्रॉइंग्स का। सर रेफरेंस आ गया किसका? रेंट एक्सपेंस का। तो इस तरह एंट्री पहुंच गई जर्नल लेजर में, रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में। हालांकि एंट्री को जाना चाहिए था जर्नल लेजर में, ड्राइंग के अकाउंट में। तो सर क्या होता अगर कैश बुक में कैश क्रेडिट होता 50,000 से और सामने रेफरेंस आता किसका? ड्राइंग का। तो एंट्री जाके ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होती कहां पर? जर्नल लेजर में। तो सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता जर्नल लेजर में 50,000 से, और कैश या बैंक क्रेडिट हुआ है ऑब्वियसली 50,000 से। तो कैश या बैंक के क्रेडिट होने पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि पेमेंट हुई है। पेमेंट हुई है तो पेमेंट तो सही रिकॉर्ड हुई है, पेमेंट का मसला ही नहीं है। अब क्या हो गया? अब सर एरर हो गया। एरर क्या एरर हुआ है? क्या एंट्री अब भी कैश बुक में गई है?
पेमेंट रिकॉर्ड हुई होगी ना, एंट्री कैश बुक में गई होगी ना, तो कैश बुक में जाना तो एरर नहीं है, कैश बुक तो सही गई है, मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो बिल्कुल ठीक है, आपने बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो गलत रिकॉग्नाइज की नहीं है। तो मतलब क्या हुआ सर, कैश तो क्रेडिट हुआ है 50,000 से, यानी एंट्री कैश बुक में तो गई है, पेमेंट की गलती नहीं है। लेकिन जब एंट्री कैश बुक में गई है तो सामने रेफरेंस ड्राइंग के बजाय सर क्या लिख दिया गया है, रेंट एक्सपेंस। जवाब दें। कितने से, 50,000 से। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, ड्राइंग क्या इक्विटी है। तो गलती कर दी हेड ऑफ अकाउंट की कि जाना इफेक्ट था इक्विटी में, चला गया एक्सपेंस में। तो ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, हेड ऑफ अकाउंट की मिस्टेक हो गई है। क्या करें, दोनों को मैच करें। जवाब दें बेटा। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट हुआ है, कैश के क्रेडिट होने में गलती नहीं है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, गलती से क्या डेबिट हुआ है, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, गलत डेबिट हुआ है, गलत डेबिट हुआ है। जवाब दें। तो अब क्या करें, खत्म कैसे करें, क्रेडिट करके। तो अब क्या पास करनी है, पास करनी है सर इसकी रेक्टिफिकेशन, इसकी रेक्टिफिकेशन पास करनी है। तो सर जो गलती हुई है, अगर डेबिट करके गलती हुई तो गलती ठीक कैसे होगी, जिस नाम से डेबिट किया उस नाम से क्रेडिट कर दो भाई। तो आप बोलो रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 50,000 से। ये 50,000 बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है भाई, ये तो ऑनर के लिए पे हुए थे, और असल में ये कहाँ जाने चाहिए थे, ड्राइंग के अकाउंट में। तो आप बोलो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 से। तो बेटा याद रखो सोल्यूशन ये है, एग्जामिनर ये चाहता है। अगर आप डायरेक्ट ये बना सको तो अच्छी बात है, ये सिर्फ आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, दिमाग को तकलीफ देने के लिए कि दिमाग काम करे। सॉल्यूशन इज दिस, मार्क्स इसके हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी समझ के लिए है। एग्जामिनर को सॉल्यूशन ये चाहिए, पेपर में आंसर ये होगा अगर एरर्स होंगे तो। ये सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है, अब क्या करें। तो अब क्या करें वही तो सॉल्यूशन है। क्या कहते हो, बोलिए। इसकी एक एग्जांपल और लेते हैं, काम करते हैं। rent received for personal property rupees 100,000 was recorded as rent income। बिजनेस की रेंट इनकम वो होगी जो बिजनेस की प्रॉपर्टी बिजनेस को कमा के दे। अगर बिजनेस ने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव कर लिया तो वो बिजनेस के लिए एडिशनल कैपिटल है, यस और नो। पर्सनल रिसोर्सेज जो भी बिजनेस में आएंगे वो कैपिटल को बढ़ाएंगे, और बिजनेस का पैसा अगर पर्सनल रिसोर्सेज पे खर्च होगा, पर्सनल चीजों पे खर्च होगा, तो फिर वो ड्राइंग कहलाएगा, उसका कोई और नाम नहीं। पता है ना आपको सारी बात। तो जरा बताइए करेक्ट एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री क्या है।
करेक्ट एंट्री है कि भाई देखें, अगर आप उसको देखें, हर चीज को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री समझे प्लीज। लाख रुपए कैश रिसीव हुआ है, लाख रुपए पर प्रॉपर्टी कैसे डेबिट हो गई? हाजिक बेटा क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टी का रेंट कैश फॉर्म में रिसीव हुआ है हाजिक बेटा। लाख रुपए कैश मिला है बिजनेस को, अगर बिजनेस को कैश मिला है तो कैश तो पक्का डेबिट। 1 लाख से, तो कैश कहां डेबिट? कैश कौन सी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में डेबिट? कैश बुक में डेबिट। और कैश बुक में रेफरेंस उसके सामने किसका आना चाहिए था? कैपिटल का। तो एंट्री जाती जर्नल लेजर में कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। इस तरह कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता। लेकिन कैश बुक में आपने रेफरेंस दे दिया किसका? रेंट इनकम का। तो इस तरह एंट्री चली गई कहां पर? जर्नल लेजर में रेंट इनकम के अकाउंट में। जानी कहां चाहिए थी? कैपिटल अकाउंट में। तो करेक्ट एंट्री तो क्या है? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। 1 लाख से। अब आप बोले एरर क्या हुआ? एरर 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 ये हुआ है कि सर कैश बुक में तो एंट्री गई है तो कैश तो डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हुआ है। गलती कैश बुक में नहीं है, गलती कैश बुक से जर्नल लेजर में जाते हुए हुई है। तो कैश बुक में रेफरेंस गलत था, आपने गलती से क्या किया है? रेंट इनकम क्रेडिट कर दी है। कितने से? 100,000। तो अगर कैश बुक में गलती से रेफरेंस रेंट इनकम का आ गया तो जर्नल लेजर में रेंट इनकम अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब क्या करो? अगर गलती से क्रेडिट हुआ है तो इस गलती को रिवर्स कैसे करें? डेबिट करके। यस और नो? तो इसको कहेंगे हम परफॉर्म व्हाट? रेक्टिफिकेशन। आपकी तरह नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ, आपने बोला क्वेश्चन ही सारा क्या करो, कैंसिल करो, रजिस्टर से पेज फाड़ दो, दोबारा से शुरू करो। नहीं भाई, जहां से गलती हुई है वहीं से गलती रेक्टिफाई करो। तो अगर गलत एंट्री बनाई अभी भी, रेंट इनकम क्रेडिट, रेंट इनकम ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है तो रिवर्स कैसे करेंगे? डेबिट करके रिवर्स करेंगे ना, रेंट इनकम नहीं है आपके लिए। तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट इनकम डेबिट, ताकि जो क्रेडिट करके गलती हुई है खत्म हो जाए। 1 लाख से। और कैपिटल क्रेडिट 1 लाख से। सही है, बोलिए। रेंट इनकम डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब बताइए, कैपिटल क्या था? इक्विटी था। रेंट इनकम क्या थी? इनकम थी। हेड ऑफ अकाउंट क्या हो गया? चेंज हो गया ना। तो ये कौन सी एंट्री थी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। यस और नो? एक एग्जांपल और लेते हैं इसकी। ऑर्डिनरी रिपेयर्स to machinery amounting rupees 5,000 was debited to machinery account. आपने रिपेयर के लिए पेमेंट की है 5,000 से, एंट्री जानी चाहिए कैश बुक में, कैश बुक में गई है।
और आपने उसको गलती से डेबिट कर दिया मशीन अकाउंट में, यानी मशीन अकाउंट में डेबिट करके आपने रिपेयर्स को गलती से एसेट मान लिया है, हालांकि रिपेयर्स तो एक्सपेंस था। यस और नो? क्या ख्याल है, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। हालांकि रिपेयर्स तो एक्सपेंस था, क्या कहते हैं, क्या रिपेयर एक्सपेंस नहीं था या था? तो सबसे पहले क्या सोचें, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? ये पेमेंट है, और पेमेंट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए? सर पेमेंट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड होनी चाहिए, कैश बुक में। तो कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट 5,000 से। तो सर अगर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कैश जहां पे क्रेडिट हुआ है उसके सामने रेफरेंस सही आया होता, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हुआ होता जर्नल लेजर में बतौर एक्सपेंस 5,000 से। यस और नो? सर एरर हो गया, एरर। सर क्या एरर हुआ? पेमेंट हुई है। सर पेमेंट में कोई एरर नहीं है, पेमेंट तो अपनी जगह रिकॉर्ड हुई है, कैश बुक में कैश तो क्रेडिट हुआ है, लेकिन कैश बुक में बजाय रिपेयर का रेफरेंस आने के हमने गलती से क्या कर दिया है, मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया है। 5,000 से। इसका मतलब क्या हुआ, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट हुआ है। रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, गलती से क्या डेबिट हुआ है, मशीन अकाउंट। क्या कर दो, मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, रिपेयर्स को डेबिट कर दो। यस और नो? तो ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना, कि एक्सपेंस बनना चाहिए था, गलती से क्या बना दिया, एसेट बना दिया। यस और नो? नाउ परफॉर्म रेक्टिफिकेशन। तो जो होना चाहिए वो रिकॉर्ड करो, रिपेयर्स एक्सपेंस डेबिट 5,000 से, और मशीन अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। ये है रेक्टिफिकेशन। यस और नो बोलो, क्या कहते हो? और अगर मशीन अकाउंट गलती से कैपिटलाइज हुआ है तो हो सकता है उसके ऊपर गलत डेबिशन भी चार्ज हो गई हो। तो अगर गलती से कैपिटलाइज होने की वजह से अगर उस पर कोई गलत डेबिशन क्या हुई है, चार्ज हुई है, यानी अगर ये 5,000 कैपिटलाइज ही नहीं होने थे, ये एसेट के अकाउंट का पार्ट ही नहीं बनने थे, तो इन पे अगर कोई डेबिशन चार्ज हुई है तो वो भी गलत है ना? क्या कहते हैं सब लोग, यस और नो? क्या बोलेंगे सब लोग? ऐसा ही है, ऐसा ही। तो उसको भी रेक्टिफाई करने की क्या है, जरूरत है। ओके, अच्छा जनाब, और आगे बात करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक और एरर है जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन। ये क्या है भाई? व्हेन हेड ऑफ अकाउंट इज करेक्ट बट अकाउंट टाइटल इज रॉन्ग,
जब हेड ऑफ अकाउंट तो करेक्ट है लेकिन अकाउंट टाइटल रॉन्ग है, मतलब एसेट बनाना था एसेट बना दिया, एक्सपेंस बनाना था एक्सपेंस बना दिया, इनकम बनाना था इनकम बना दिया। ठीक है, यानी हेड ऑफ अकाउंट तो करेक्ट है लेकिन जिस नाम से एसेट बनाना था उस नाम में गलती कर दी, जिस नाम से एक्सपेंस बनाना था उस नेम में गलती कर दी, जिस नेम से इनकम बनाना था उस नेम में गलती कर दी। यस और नो? ठीक है, एग्जाम्पल, अच्छा देखिएगा समझिएगा बात को। कैश रिसीव्ड फ्रॉम वासिफ was entered into Asif's account. कैश किससे मिला? वासिफ से। गलती से इसको इंटर कर दिया आसिफ के अकाउंट में, तो वासिफ भी कस्टमर है आसिफ भी कस्टमर है, दोनों डेटर्स हैं आपके लिए। तो बजाय वासिफ का अकाउंट क्रेडिट होने के किसका अकाउंट क्रेडिट हो गया? अब देखो समझिएगा, पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी रिकॉल करें, अमाउंट लिख लें, अमाउंट। ठीक है जी, ऐसे सुनिएगा बात को, तवज्जो सुनिएगा बात को। देखें, पैसे आए, कस्टमर से पैसे रिकवर हुए, कहां रिकॉर्ड हुए बताइए? कस्टमर से पैसे आए, कहां रिकॉर्ड हुए? अरे सबसे पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी तो आइडेंटिफाई करें प्लीज। कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है ना, तो कैश बुक में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, यस और नो? अब कैश बुक में जहां पर ये पैसा कलेक्ट हुआ वहां रेफरेंस किसका आना चाहिए था? वासिफ का। वासिफ का डब्ल्यू अब लिखना भूल गए, क्या बन गया? आसिफ बन गया। और एंट्री चली गई सेल्स लेजर में आसिफ के अकाउंट में। एंट्री कॉलम में भी है, कॉलम में है तो टोटल में है, और टोटल सही है तो फिर जहां जहां टोटल का इफेक्ट आना है वो भी सही है, यानी कंट्रोल अकाउंट तो ठीक है ना। कलेक्टिव डेटर में वासिफ भी शामिल है, कलेक्टिव डेटर में आसिफ भी शामिल है, तो डीएलसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? क्या कहते हो? लेकिन एंट्री जानी चाहिए थी वासिफ के अकाउंट में, चली गई आसिफ के अकाउंट में, तो रेफरेंस आना चाहिए था वासिफ का, आ गया आसिफ का, तो एंट्री चली गई सेल्स लेजर में आसिफ के अकाउंट। तो यानी कि करेक्ट एंट्री क्या थी? करेक्ट एंट्री कैश डेबिट हुआ, कैश डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हुआ। कैश सबसे पहले एंट्री कैश बुक में जाएगी ना, कैश डेबिट 60,000 से। वासिफ कहां पर? सेल्स लेजर में क्रेडिट 60,000 से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एरर। सर क्या एरर हुआ? सर एरर में कैश डेबिट होना एरर नहीं है,
एंट्री तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में गई है। अगर एंट्री कैश बुक में नहीं गई होती तो एंट्री आसिफ के अकाउंट तक भी नहीं पहुंच पाती ना। एंट्री आसिफ के अकाउंट तक पहुंचना का मतलब यही है कि स्टेज 2 पर अगर एंट्री पहुंची है तो स्टेज 1 से ही पहुंची है ना। और वो स्टेज 1 क्या है, कैश बुक है, तो कैश बुक तो गलती नहीं है। कैश तो बिल्कुल ठीक से डेबिट हो गया कैश बुक में 60,000 से, लेकिन गलती से वहां पे रेफरेंस वासिफ के बजाय किसका आ गया, आसिफ का आ गया। तो आपने सेल्स लेजर में आसिफ के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 60,000 से। यस और नो, जवाब दीजिए। अब परफॉर्म कर लें क्या रेक्टिफिकेशन? क्या है रेक्टिफिकेशन बताइए। कि जो रॉन्ग क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करते हैं। आप बोले आसिफ का अकाउंट डेबिट सेल्स लेजर में 60,000 से, और वासिफ का अकाउंट क्रेडिट सेल लेजर में 60,000 से। तो आसिफ भी डेटर था, वासिफ भी डेटर था, दोनों कस्टमर्स थे, दोनों एसेट थे आपके लिए, बस नाम चेंज हो गया आपके लिए। यस और रिस्पॉन्स है। इसका नेट इफेक्ट 0 है। एक डेटर बढ़ा दिया, दूसरा डेटर कम हो गया, तो जो आपने पार्टी लिस्ट बनाई होगी, सेल्स लेजर बैलेंस बनाए होंगे, उसमें एक का बैलेंस कम कर दिया, दूसरे का बैलेंस बढ़ा दिया। रेक्टिफिकेशन किसी चीज को ठीक करने को बोलते हैं, रेक्टिफाई। और रिवर्स अकाउंट का मतलब है रिवर्स अकाउंट गलती है तो गलती को रेक्टिफाई करेंगे ना आप। ठीक है, इसमें टोटल बिल्कुल ठीक है। ये रिवर्सल एंट्री अलग चीज होती है, वो एक टाइप एरर की। हाँ, ये है कि एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जहां इफेक्ट गया है उसको रिवर्स करना पड़ता है, यूं बोल सकते हैं। ठीक है, सही है बेटा, यहां तक बात समझ में आती है। तो क्या हो गया बेटा, अब आप क्या करें, मैं आपको टास्क दे रहा हूं, उस टास्क को आप फॉलो करें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, कोशिश करें आपसे सॉल्व हो। तो अलम की जो हैंड बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेसिक, ये आपसे सॉल्व होने चाहिए। तो कौन से क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अगर किसी को स्क्रीनशॉट है तो ले स्क्रीनशॉट बेटा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 सही है, जवाब दें। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करें, बाकी इंशाल्लाह कल मैं दोबारा आपको कुछ जो रिमेनिंग टाइप्स हैं एरर्स की बता दूंगा। लेकिन फिर भी जो आपकी आज अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसके जरिए आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे करेंगे अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।